स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ राजा साहब में। और आज हम फिर से कुछ 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि CDP के होंगे। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है वो इस उद्देश्य के साथ संबंध है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और ऑप्शन डी है शिक्षा समाजशास्त्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान होता है जिसमें शैक्षिक परिस्थितियों में बालक के व्यवहार का अध्ययन करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, सुगम तथा प्रभावी बनाया जाता है। इसमें शिक्षक जो होता है वो अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करता है तथा उसी के अनुरूप उसमें सुधार करने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो होती है वो पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, शिक्षार्थियों को एक नए दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, शिक्षार्थियों में स्मरण शक्ति को पैना करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सीखने की प्रक्रिया में जो अभिप्रेरणा होती है वो शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, क्योंकि विद्यार्थियों में जो अपेक्षित अभिप्रेरणा स्तर होने पर ही जो विद्यार्थी होते हैं वो हमेशा सीखने के लिए तत्पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या जो शब्दावली है वो किस ओर संकेत करती है, हमें ये बताना है। विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। ऑप्शन बी है मूल्यांकन प्रक्रिया को, सी है कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री और ऑप्शन डी है शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी जो है वो प्रतिदिन कुछ अनुभव करते हैं, ये जो है वो पाठ्यचर्या शब्दावली इस ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से किस पर आधारित होती है। आपके ऑप्शन है ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, सी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांत पर और डी है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निचली कक्षाओं में जो शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से विकास एवं वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित होती है, क्योंकि निचली कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो प्रायः बाल्यावस्था में होते हैं और इस अवस्था में बच्चों की रुचि खेलने में ज़्यादा होती है, पढ़ाई में थोड़ी कम होती है। मतलब उनको अगर पढ़ाई की ज़्यादा भी सामग्री दे दें हम तो उनका जो विशेष रुचि होता है वो खेल की तरफ होता है। इसलिए निचली कक्षा में शिक्षण की खेल पद्धति को अनिवार्यता दी जाती है और ये जो है वो विकास और वृद्धि के मनोविज्ञान सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर एक नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है सीखने का प्रभाव नियम से, बी सीखने की प्रक्रिया की अभिवृत्ति नियम से, सी सीखने का तत्परता नियम से या ऑप्शन डी है सीखने का सादृश्यता नियम से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखने की सादृश्यता नियम से। हम ये जान लेते हैं कि ये नियम क्या होता है। तो सादृश्यता नियम के अनुसार एक बच्चा किसी नवीन परिस्थिति या समस्या के उपस्थित होने पर उससे मिलती जुलती हुई किसी अन्य परिस्थिति का स्मरण करता है, ठीक है, जिसे वह पहले भी अनुभव कर चुका है। वह उसके साथ भी वैसी ही प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा जैसा कि उसने पहली परिस्थिति या पहली समस्या के साथ किया था। ये जो होता है वो सीखने का सादृश्यता का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। मतलब हमें इसमें निगेटिव ऑप्शन देखना है जो प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। आपके ऑप्शन है दूसरों के साथ झगड़ना, बी है अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन सी है जिज्ञासा और ऑप्शन डी है सृजनात्मक विचार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरों के साथ झगड़ना, क्योंकि प्रतिभाशाली जो भी व्यक्ति होगा
वो अपने समवयस्कों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करता है, उनका सहयोग करता है और उनके साथ सामंजस्य स्थापित करके रखता है, न कि वो दूसरों के साथ झगड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आपके ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन सी है विशेष विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा, और ऑप्शन डी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अन्य समान बच्चों के साथ, क्योंकि जो NCF 2005 है, NCF 2005 जिसको हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के नाम से भी जानते हैं हिंदी में, ये जो होती है वो समावेशी शिक्षा की संस्तुति की है इसमें, ठीक है, जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, चाहे वो सामान्य बच्चे हो या विशेष आवश्यकताओं वाले हो, इनको एक समावेशी विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होना चाहिए, जिससे कि जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि उन्हें सामान्य लोगों से अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकलन को उपयोगी और रोचक बनाने की प्रक्रिया के लिए किस ओर के प्रति सचेत होना चाहिए, हमें ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत विद्यार्थी की उपाधि दी जानी चाहिए, शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन सी है फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और ऑप्शन डी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना की जानी चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है ए गणितीय विकास से, बी है पठन विकार से, ऑप्शन सी है व्यवहार संबंधी विकास से, और ऑप्शन डी है मानसिक विकास से। तो डिसलेक्सिया जो होता है वो पठन विकार से संबंधित होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आप लोगों ने तारे जमी पर मूवी देखी होगी तो उसमें जो दर्शिल होता है उसको इस प्रकार की समस्या होती है डिसलेक्सिया की। इसमें बच्चा जो होता है वो अक्षर का पहचान नहीं कर पाता, जिस वजह से उसको अगर हम कोई भी पाठ्य पुस्तक दे दे पढ़ने के लिए तो उसमें उसे असहजता महसूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की भूमिका होनी चाहिए। अग्रोन्मुखी, बी है सहानुभूतिपूर्वक, सी है तटस्थ, और डी जो है वो नकारात्मक। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता की जो भूमिका होनी चाहिए वो अग्रोन्मुखी होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें जिससे जो बच्चे होंगे उसको और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित होते रहेंगे वो, ठीक है, और उन्हें ऐसा लगेगा कि उन्हें प्रोत्साहन मिल रहा है तो वो और आगे अच्छा करेंगे अपने पढ़ाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास कभी समाप्त न होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है, हमें ये बताना है। निरंतरता का सिद्धांत, बी है एकीकरण का सिद्धांत, सी है अंतःक्रिया का सिद्धांत, और ऑप्शन डी है अंतः संबंध का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया, कभी ना समाप्त होने वाली का मतलब क्या है। अगर हम इसका ही मतलब निकालें तो इसका मतलब ये है कि वो निरंतर चलते रहेगी, कभी भी समाप्त नहीं होने वाली है। तो ये जो विचार है वो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अदर जो ऑप्शंस हैं वो सब गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया है, हमें ये बताना है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए है पेवलॉव, ऑप्शन बी है जीन पियाजे, ऑप्शन सी है वाइगोत्स्की, और ऑप्शन डी है गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गेस्टॉल्ट सिद्धांतवादी जो है वो सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, और ऑप्शन डी है किशोरावस्था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था में बच्चे जो होते हैं वो अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, हमें ये बताना है। आपके ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, बी है स्किनर द्वारा, ऑप्शन सी है पियाजे द्वारा, या ऑप्शन डी है कोलबर्ग द्वारा। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्था थी, इसकी पहचान पियाजे द्वारा की गई थी। जो ये 4 अवस्था थी वो इस प्रकार से थी। पहला था संवेदी गामक काल, जो कि 0 से लेके 2 वर्ष के बीच का था। उसके बाद सेकंड था पूर्व संक्रिया काल, जो कि 2 से लेके 7 वर्ष के बीच का होता है। नेक्स्ट है मूर्त संक्रिया काल, जो कि 7 से लेकर के 11 वर्ष के बीच का होता है। और उसके बाद है औपचारिक संक्रिया काल, जो कि 11 से 15 वर्ष के बीच का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति देता है। तो कुछ शिक्षार्थी क्या करते हैं, एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं। कुछ जो होते हैं वो चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते रहते हैं। तो एक अभिभावक जो है उनको ये चीज़ पसंद नहीं आता है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमें कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, आपके ऑप्शन है, ए अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे को का अनुभाग बदल दें। ऑप्शन बी है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन सी है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और ऑप्शन डी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। तो इसमें जो आपको सबसे नेचर के अनुसार आपको सोचना है और आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन सोचना है कि इसके लिए इस अवस्था में क्या जो है वो सबसे सही रहेगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस अवस्था में अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ अगर उसको इस चीज़ में समस्या है तो उस पर चर्चा की जानी चाहिए। ये कुछ 15 क्वेश्चन थे जिसकी हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।